भारत ने कूटनीति और सैन्य शक्ति के दम पर चीन की सेना को तो पीछे धकेल दिया, लेकिन क्या भारत कोरोना वायरस को भी इसी तरह से पीछे धकेल पाएगा? इसमें हमें कुछ संदेह है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसके सामने बड़े बड़े शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब कमजोर पड़ रही हैं। कोरोना वायरस किसी व्यक्ति की जान ले या ना ले, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसके इलाज का खर्च अब किसी भी परिवार की जान जरूर ले लेगा। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज पर 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। लेकिन पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस के मामले में देश की और इन बड़े शहरों की आज की स्थिति क्या है। इस समय भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों की संख्या 2,66,000 से ज्यादा हो चुकी है। करीब 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र जैसा राज्य इस मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है और अब दिल्ली के बारे में भी आशंका यही है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो जाएगी। दिल्ली में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 30,000 हो चुकी है। इनमें से करीब 11,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 17,700 से ज्यादा मामले अभी एक्टिव हैं, यानी उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 874 लोग मर चुके हैं। डराने वाली बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट यानी टेस्ट होने पर कोरोना संक्रमित होने की दर अब लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अकेले दिल्ली में 3700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और इनमें से 1007 लोग पॉजिटिव पाए गए। 3700 में से 1000 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी जितने लोगों ने टेस्ट कराया उसमें से 27% लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो यह पॉजिटिविटी रेट करीब 26% था, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह आंकड़ा बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। दिल्ली में फिलहाल 12 से 13 दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या दुगनी हो रही है। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़कर 183 हो चुकी है। इस महीने की पहली तारीख को छोड़ दें तो इस महीने दिल्ली में अब तक प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आज से 5 दिन के बाद यानी 14 जून तक दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 44,000 से ज्यादा हो जाएंगे। ये आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख होने की आशंका है, यानी इसी महीने के आखिर तक 1 लाख। इसी रफ्तार से 15 जुलाई तक अकेले दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1.25 लाख मामले हो चुके होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या अकेले दिल्ली में 5.5 लाख तक पहुंच सकती है दिल्ली में। और तब दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए कम से कम 80,000 हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता होगी, यानी करीब 1.25 महीने में दिल्ली जैसा शहर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका होगा। दिल्ली में फिलहाल 100 से ज्यादा अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की सुविधा है, जिनमें सिर्फ 8 सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में तो इस महामारी का इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना के एक मरीज के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल कितना पैसा ले रहे हैं? एक कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज का औसत खर्च कितना हो सकता है? इसे जानने के लिए हमने दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा चुके मरीजों से जाकर बात की, जिससे हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चली। आज आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक मरीज को 4 से 8 लाख रुपए एडवांस के रूप में अस्पताल में जमा कराने होते हैं। नोट कर लीजिए, 4 से 8 लाख रुपए। 2 से 3 बेड के वार्ड में प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 40,000 रुपए तक हो सकता है, और उसमें भी आपको अकेले कमरा नहीं मिलेगा। जिस कमरे में 2 से 3 लोग रखे गए हैं आपके साथ, वहां आपको 40,000 रोज देने पड़ेंगे, 40,000 रुपए। जबकि सिंगल रूम अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका किराया 50,000 रुपए प्रतिदिन तक होता है। इसी तरह अगर किसी की हालत ज्यादा गंभीर हो जाए और उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़े तो इसके लिए औसतन 75,000 रुपए प्रतिदिन आपको खर्च करने पड़ेंगे, 75,000 रुपए रोज। और अगर मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाए तो आईसीयू में एक दिन का खर्च 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। यानी अगर किसी मरीज को 10 दिन भी किसी प्राइवेट अस्पताल में बिताने पड़ गए तो उसे कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और अगर हालत गंभीर हुई
तो 10 लाख रुपए। इसके अलावा पीपीई किट्स, जो अस्पताल का स्टाफ जो पीपीई किट्स पहन रहा है, जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका खर्च भी मरीजों से ही वसूला जाता है। और अगर किसी मरीज को कुछ दिनों के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो आपका खर्च 10 लाख रुपए से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा दवाओं का खर्च और दूसरे खर्चों को इसमें जोड़ लिया जाए तो औसतन एक मरीज को 15 से 20 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी किस्मत कितनी खराब है। अब सवाल यह है कि जिस बीमारी की कोई दवा आज तक बनी ही नहीं है, उस बीमारी के इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले कैसे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने खुद माना है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में हॉस्पिटल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ब्लैक में बेचे जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में ये सारे बेड्स। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का ये रवैया तब है जब दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब शुरू हो चुका है। यह सबसे डरावना फेज होता है जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार किया है। सामुदायिक संक्रमण तब शुरू होता है जब संक्रमण के स्रोत का पता ही नहीं चलता, यानी ऐसा तब होता है जब यह पता ना किया जा सके कि किसी व्यक्ति को यह संक्रमण कहां से लगा है। इस चरण में पहुंचने के बाद इस संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में संक्रमण के करीब 50% मामलों में यह पता ही नहीं चल पा रहा कि इसकी शुरुआत किस व्यक्ति से हुई थी, यानी ये चेन कहां से शुरू हुई थी। तो पहले आपने याद होगा, पहले कहा जाता था कि इस चेन को तोड़िए, इसीलिए लॉकडाउन किया गया था। लेकिन जब चेन का पता ही नहीं चल पा रहा तो चेन टूटेगी कैसे। लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक देश अभी कोरोना के स्थानीय संक्रमण यानी लोकल ट्रांसमिशन के चरण में है और सामुदायिक संक्रमण अभी शुरू नहीं हुआ है। और अगर संख्या की बात करें तो मुंबई के बाद दिल्ली देश का दूसरा ऐसा शहर है जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अगर संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं तो अगले 10 दिनों में मुंबई को भी पीछे छोड़कर दिल्ली कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर आ जाएगा। हालांकि इस समय मुंबई की स्थिति दिल्ली से ज्यादा खराब है। मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में मुंबई ने चीन के उस शहर वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। मुंबई में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 51,000 से ज्यादा है, जबकि वुहान में अब तक कुल 50,340 मामले सामने आए, यानी मुंबई वुहान से आगे निकल गया। हम मुंबई को शंघाई जैसा तो कभी नहीं बना पाए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन कोविड-19 के मामले में मुंबई ने कुछ ही महीनों में वुहान को पीछे छोड़ दिया। मुंबई कोविड-19 के 50,000 से ज्यादा मरीजों वाला देश का इकलौता शहर है जहां अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज ये रिपोर्ट हम देश के उन सारे परिवारों के लिए कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से बहुत डरे हुए हैं, जो हमसे ये जानना चाहते थे। हमें देश भर के लोगों ने लिखा कि वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण लग गया तो फिर अस्पताल में क्या ड्रिल होगी, कितना खर्चा आएगा, बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर मिसाल पेश कर सकते थे, लेकिन अब यही शहर संक्रमण को रोक नहीं पा रहे हैं और इन शहरों की स्वास्थ्य सेवाओं ने वायरस के सामने घुटने टेक दिए हैं। इन बड़े बड़े शहरों में ना तो मरीजों के लिए हॉस्पिटल बेड्स बचे हैं और ना ही इन शहरों में कोरोना वायरस का इलाज कराना सस्ता है। और आपने कई जगह ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि दिल्ली में कई जगह ऐसा हुआ है जब मरीज एक के बाद एक लगातार एक अस्पताल के बाद दूसरे अस्पताल, 5 अस्पताल, 6 अस्पताल तक जाते हैं और किसी भी अस्पताल में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। यहां तक कि कई मरीजों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि उन्हें दिल्ली के बाहर किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में रखना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली में अब किसी भी अस्पताल में बेड्स बचे ही नहीं हैं। आज हमने देश की राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में नहीं रहते, जो मुंबई में नहीं रहते, लेकिन आज आपको यह रिपोर्ट उस भाव के साथ देखनी चाहिए कि अगर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये हाल है तो आप देश के जिस शहर में, जिस कस्बे में या जिस गांव में आप रहते होंगे, आपके इलाके की हालत क्या होगी अगर दिल्ली और मुंबई की हालत है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली और दिल्ली जैसे दूसरे शहर
कहां खड़े हैं और अगर इन शहरों का ये हाल है तो आप जहां रहते हैं आपका क्या हाल होगा। इधर भगवान है, उधर भगवान है, कोई नहीं है। कोरोना वायरस से 4 कदम आगे चलने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आइसोलेशन में हैं और दिल्ली में बिस्तरों की कोई कमी ना होने का दावा करने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली में अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कोई भी सरकार एकदम से 80,000 बेड्स के साथ तैयार होगी, 1 लाख बेड्स के साथ तैयार होगी, हम आदर्श के रूप में और उन सब के रूप में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी सरकार इस तरह से, कोई भी शहर इस तरह से तैयार नहीं होगा। पर हम जितना हो सकता है इसको स्ट्रेच कर करके सारी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की हों, होटल्स की हों या स्टेडियम्स की हों, और कोई जो हॉल्स हैं दिल्ली में उपलब्ध हैं उनकी हों, जहां जहां भी पॉसिबिलिटी होगी हम हर जगह मेडिकल फैसिलिटेटेड बेड, मेडिकल फैसिलिटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये वही केजरीवाल सरकार है जो कोरोना के खिलाफ अपने इंतजामों के लिए खुद अपनी ही पीठ थपथपाते नहीं थक रही थी, लेकिन उनके दावों की हकीकत जाननी हो तो दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल के बाहर चले जाइए। ये कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल LNJP की तस्वीरें हैं। इलाज के इंतजार में रोते बिलखते इन मरीजों को कोरोना पहले मार डालेगा या सिस्टम इनकी जान ले लेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। 60 साल के ये बुजुर्ग कोरोना टेस्ट के लिए इतने धक्के खा चुके हैं कि अब मरने की गुहार लगा रहे हैं। पहले प्राइवेट अस्पताल ने लक्षण देखकर ही लौटा दिया और यहाँ तो अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। हम हस्बैंड के साथ अब 5 घंटे खड़े यहाँ आके गेट पे खड़े हो गए हैं, अब घर वापस जा रहे हैं, क्या करें हम। तबीयत आपकी खराब है? बहुत ज्यादा खराब है, साथ नहीं ले जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, रोटी नहीं खाई है। मेरी 60 साल की उम्र होगी, मैं जी लिया बहुत, मैं तड़पू नहीं, सामने से तड़पा नहीं जा रहा है। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के किसी कोरोना संक्रमित मरीज को किसी तरह अस्पताल में भर्ती करवा दें और सुबह आपसे ये कहा जाए कि मरीज को अब शमशान में ढूंढिए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। महेश चंद्र के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। कोरोना का टेस्ट कराओ तो मैंने इलाज करूंगा, यहाँ लाया तो मेरा एडमिट तक करा दिया, लेकिन मेरा परसेंट गायब हो गई है। तो अब आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, क्या है, क्या कह रहा है अस्पताल, क्या कह रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। वो कह रहे तुम्हें ना कल आना तुम और अपने पापा से सामान वामान दे सकते हो और 2 दिन बाद तुम्हें पता चलेगा रिपोर्ट क्या है। और हम सब टेस्ट करवाने आए थे और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। वहाँ से बोल रहे यहाँ और यहाँ से बोल रहे वहाँ, बस और कुछ नहीं हो रहा हॉस्पिटल में। ये तस्वीरें बता रही हैं देश की राजधानी में इलाज की व्यवस्था लाइलाज हो गई है। दिल्ली सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में मौजूदा बिस्तर और वेंटिलेटर आधे से भी ज्यादा भर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों अस्पतालों में बिस्तर और वेंटिलेटर की स्थिति के ताजा आंकड़े बताने वाली एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके मुताबिक फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के सिर्फ 8,862 बिस्तर हैं और इनमें से आधे से भी ज्यादा करीब 4,672 भर चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कुल 509 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से इस वक्त सिर्फ 190 खाली है। सोचिए, अगर 31 जुलाई तक वाकई दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केसेस सामने आ गए तो दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि वो पैसों के दम पर इलाज करवा लेगा, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाएगा। फिलहाल स्थिति तो ये है कि बेड्स भी बिना सिफारिश नहीं मिल रहे हैं। संजय अरोड़ा से मिलिए, जो अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी के इलाज के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। जहां वो अपनी पत्नी को भर्ती नहीं करा पाए तो LNJP अस्पताल पहुंच गए। यहाँ घंटों सिस्टम से जूझते रहे, यानी ये प्राइवेट और सरकारी दोनों सिस्टम को झेल चुके हैं, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। अपनी पत्नी का पार्थिव शरीर लेने आए संजय के लिए सिस्टम का नाकारापन यहीं खत्म नहीं हुआ, शव भी गलत थमा दिया गया। टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कहा जी कि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। हमने कहा जी फिर उन्होंने कहा जी इसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और आज हम इनको भर्ती करेंगे ICU में। उन्होंने ICU में उनको भर्ती किया और मुझसे उन्होंने उसी टाइम 1,20,000 रुपये ले लिए।
1,20,000 मुझसे ले ली एक दिन। 50 साल के मुशीर अहमद को सर गंगाराम अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में 5 जून को भर्ती कराया गया। आज सुबह मुशीर अहमद की मृत्यु हो गई। परिवार का आरोप है कि अस्पताल अब शव देने से इनकार कर रहा है और परिवार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि पहले वो बिल का भुगतान करे, जिसके बाद ही शव को सौंपा जाएगा। अस्पताल का बिल जानते हैं आप? 2,56,882 रुपए। इससे पहले अस्पताल का 1,20,000 रुपए पहले ही दिया जा चुका है। कई अस्पतालों ने पहली रेट लिस्ट की जानकारी तक चिपका दी है ताकि बाद में पैसे वसूलने में दिक्कत ना हो। ऐसी कोरोना के क्राइसिस के अंदर इस तरीके की लूट क्या जायज है? दूसरी बात यह है कि इन सब हॉस्पिटल्स को सरकार ने कहा है कि आप एडिशनल कोविड बेड्स जो है वो रखिए, बना सकते हैं वो। अब वो कोविड बेड इसलिए बनाएंगे कि लोगों को ज्यादा लूटा जाए। तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि इस मामले में जो है इमीडिएटली कोई ना कोई लगाम जो है इनके ऊपर लगना चाहिए। अब डॉक्टर उपेंद्र कौल से मिलिए। ये दिल्ली के निजी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मरीजों के इलाज के दौरान इन्हें कोरोना संक्रमण हो गया। वो खुद मानते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना को काबू करने में फेल हो रही हैं और निजी अस्पतालों में इलाज हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे के अंदर तो ऐसे अस्पतालों को कुछ एड देनी चाहिए। अगर आप उनकी सर्विसेज मांग रहे हो सबकी कि सब हम कोविड अस्पताल बना देंगे जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव टू रन, तो उनको फिर एड दीजिए कुछ। तो वो कैसे होगा कि वो भी अपनी पैकेज लेते हैं। ये कहानियां सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों की नहीं है। मुंबई समेत लगभग हर महानगर का यही हाल है, जो मेट्रो सिटी कहलाते हैं, जहां लोग बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद करते हैं। लेकिन कोरोना ने इन महानगरों की स्वास्थ्य सुविधाओं के खोखलेपन को उजागर कर दिया है। सोचिए, जब आने वाले वक्त में कोरोना के केस बढ़ते जाएंगे तो इन महानगरों का क्या हाल होगा। पूजा मक्कड़, रूफी जैदी और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्राइवेट अस्पतालों में इतना महंगा इलाज तब हो रहा है जब भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 11,254 रुपए प्रति महीना है। जिस देश की 21% आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उस देश के अस्पतालों को अपना ये रवैया हर हाल में बदलना चाहिए। लेकिन आपने भी ये देखा होगा कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है स्वास्थ्य की, हेल्थ की, ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुकी है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस के इस दौर में जब प्राइवेट अस्पतालों को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जब इस आपदा में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए था, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों ने जो किया है, ये 10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए के बिल बनाकर, ये नेशनल सर्विस नहीं कही जा सकती। जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों का ये हाल है, तो अब जरा सोचिए देश के बाकी शहरों का क्या हाल होगा जहां आप रहते हैं। ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो और भी खराब होती होगी। आप में से जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाके अब कोरोना वायरस का नया केंद्र बनते जा रहे हैं और अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों से जो हमारे श्रमिक लोग हैं वो वापस अपने गाँवों में चले गए हैं और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने साथ संक्रमण को भी गाँव में ले गए हैं। बात सिर्फ हॉस्पिटल बेड्स और वेंटिलेटर्स की नहीं है, डॉक्टरों और नर्सों की कमी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नीति आयोग ने वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके मुताबिक देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या जरूरत से बहुत कम है। देश के जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 80% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। दिल्ली समेत 6 राज्यों के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर्स के 40% से ज्यादा पद खाली हैं। सरकारी अस्पतालों में 40% मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के भी 40% पद खाली हैं। नर्स और फार्मासिस्ट की संख्या भी जरूरत से 16% हमारे देश में कम है। और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 60,000 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पतालों में करीब 10 लाख बेड्स हैं, जबकि मरीजों की संख्या को देखते हुए देश में 20 लाख हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत है। आज हमने इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की है। ये नहीं कि आपको सिर्फ समस्या बता दी, समाधान ढूंढने की कोशिश की है। हालांकि ये है बड़ा मुश्किल काम। इस दौरान हमें यह पता चला कि रातों रात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना आसान नहीं है। दिल्ली और मुंबई ही नहीं, दुनिया के किसी भी शहर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, किसी भी देश के लिए।
न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी हॉस्पिटल बेड्स कम पड़ने लगे थे। स्पेन और इटली जैसे देशों के अस्पतालों में कोविड-19 से मारे गए मरीजों के शव रखने की जगह नहीं बची थी। इन देशों में सैकड़ों शवों को सड़क पर ही रख दिया गया था। ये कहते हुए हमें बहुत दुख तो हो रहा है, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में भी अगर हमने ठीक से काम नहीं किया तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। हो सकता है तब डॉक्टरों को यह तय करना पड़े कि किसकी जान बचानी है और किसे मरने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जिन देशों का जिक्र अभी हमने आपसे किया ये सारे बड़े बड़े विकसित देश हैं। ये सारे वो देश हैं जहां का वीजा मिलना आप किसी सपने का पूरा होने जैसा मानते हैं, जहां आप बसने की तैयारी करते हैं, जहां आप सोचते हैं कि इन देशों में रहेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। उन देशों में भी हालात ऐसे ही हो गए थे। इन देशों में यह हाल तब था जब ये देश पूरी तरह लॉकडाउन में थे, और ये सारे देश ऐसे थे जहां डॉक्टरों ने यह तय कर लिया था कि जिसकी जान बच सकती है सिर्फ उसे रखेंगे, और जिसकी तबीयत ज्यादा खराब है, जिसकी जान नहीं बच सकती, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। खास तौर पर जिन लोगों की उम्र ज्यादा थी, जो सीनियर सिटीजन्स थे, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी जान बचेगी नहीं। ऐसी स्थिति हमारे देश में भगवान करे ना आए, और इसीलिए ये सही समय है जब हमने अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो फिर हमारी स्थिति भी वहीं पहुंच जाएगी।